आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान में पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी यानी कि एक्टिविटी सीरीज। अब देखिए बच्चों, सक्रियता श्रेणी क्या है। हमने पढ़ा था कि धातुओं की सक्रियता। तो अब बच्चों, धातुओं की सक्रियता के हिसाब से अगर हम एक श्रेणी बनाएं तो जो श्रेणी प्राप्त होगी उसको कहेंगे हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी। इसके पहले वाले वीडियो के लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था कि मानक अपक्षय इलेक्ट्रोड विभव को अगर घटते हुए क्रम में रखते थे तो एक श्रेणी प्राप्त होती थी जिसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते थे। अब यहाँ बच्चों हम धातुओं की सक्रियता के हिसाब से एक श्रेणी बनाएंगे, वो हमारी श्रेणी क्या होगी? सक्रियता श्रेणी। और ये श्रेणी बच्चों बढ़ते से घटते क्रम में होगा। तो अब लेकिन बच्चों ये कैसे पता चलेगा कि कोई धातु ज्यादा सक्रिय है, कोई कम सक्रिय? देखिए बच्चों, रासायनिक अपक्रियाओं के विस्थापन विधि से हम इस श्रेणी को ज्ञात करेंगे। जैसे बच्चों अगर मान लीजिए हमारे पास एक लवण है, मान लीजिए कॉपर सल्फेट। अगर आप से किसी धातु से अपक्रिया कराएं, जैसे मान लीजिए जिंक से अपक्रिया करा दी। अब जिंक से अपक्रिया कराएंगे तो बच्चों देखेंगे कि रासायनिक क्रिया की गति क्या है। और फिर इसके जगह पर, जिंक के जगह पर कोई अन्य धातु जब रखेंगे तो फिर देखेंगे कि अपक्रिया की गति क्या है। यानी कि ये जो धातु है, इस धातु को कितनी तेजी से, कितनी तीव्र गति से क्या है उनको विस्थापित कर देता है। तो जो जितना तेजी से विस्थापित करेगा बच्चों, उसकी सक्रियता क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हम विस्थापन विधि से, रासायनिक क्रिया की विस्थापन विधि से बच्चों धातुओं की सक्रियता ज्ञात करके एक श्रेणी बनाएंगे। जो श्रेणी प्राप्त होगी बच्चों, और ये बच्चों देखिए श्रेणी जो होगी हमारा बढ़ते से घटते क्रम, यानी कि जो धातु ज्यादा सक्रिय होंगे, जो बहुत आसानी से विस्थापित कर देते हैं, तो जो धातु के लवण को जितने आसानी से विस्थापित कर देंगे उसकी सक्रियता ज्यादा होगी। जो बहुत कठिनाई से विस्थापित करेंगे उनकी सक्रियता क्या कम होगी। अब इसके बाद देखिए बच्चों, इस सक्रियता के हिसाब से अगर हम जिसकी सक्रियता ज्यादा है उसको पहले लिखें, फिर उसकी सक्रियता उससे जो कम है, फिर यानी कि ऐसे घटते हुए क्रम में उनकी सक्रियता को लिखते जाएंगे तो ये श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। धातुओं की सक्रियता की एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। यही श्रेणी क्या होगी? हमारा सक्रियता श्रेणी हो जाएगी। यहाँ देखिए आपको बताया जा रहा है कि विस्थापन अपक्रियाओं की सहायता से, विस्थापन अपक्रिया का मतलब बच्चों होता है कि यहाँ पर एक धातु का दूसरी धातु का उसकी जगह पर आना। और जब बच्चों एक धातु किसी धातु के स्थान पर आएगा तो धातु वहां से क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। ऐसी अपक्रियाओं को हम बोलेंगे विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रियाओं की सहायता से धातुओं की सक्रियता ज्ञात करके, यानी कि विस्थापन अपक्रिया की सहायता से धातुओं की सक्रियता ज्ञात करेंगे। आगे से कहा जा रहा है यह धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। जब उनकी सक्रियता ज्ञात कर लेंगे तो धातुओं को घटते क्रम में उनकी सक्रियता को रखेंगे। कारण तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। तो बच्चों एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी और उस श्रेणी को क्या बोलेंगे? सक्रियता श्रेणी बोलेंगे। यानी कि विस्थापन फिर से विस्थापन अपक्रियाओं की सहायता से बच्चों हम धातुओं की सक्रियता ज्ञात करके अगर धातुओं की सक्रियता को बढ़ते से घटते क्रम में रखे तो जो श्रेणी प्राप्त होगी उसको बोलेंगे सक्रियता श्रेणी। आगे देखिए बच्चों, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। यहाँ देखिए बच्चों, हमने धातुओं की सक्रियता श्रेणी बनाई है। हमने बताया था कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी जो बनेगी बढ़ते से घटते क्रम। इसका मतलब कि ऊपर की जो धातुएं हैं ज्यादा सक्रिय हो, जैसे जैसे नीचे जाएंगे उनकी सक्रियता क्या होगी? घटती जाएगी। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि पोटेशियम सबसे ऊपर है, पोटेशियम की सक्रियता सबसे ज्यादा, उसके बाद बेरियम का है, फिर सोडियम का, स्ट्रांसियम का, कैल्शियम। इस तरीके से बच्चों नीचे की तरफ जैसे जैसे हम आते जाएंगे इनकी सक्रियता घटती जाएगी।
और बच्चों सक्रियता श्रेणी में देखें, इनकी जो सक्रियता श्रेणी है उन धातुओं के कुछ कॉमन गुण हैं। कुछ धातुओं जैसे देखेंगे कि जो समान जल से क्रिया कर जाती हैं, कुछ गर्म जल से क्रिया करेंगे, कुछ ऑक्साइड बनाएंगी, कुछ नहीं बनाएंगी। उसके आधार पर यहाँ बच्चों देखिए बच्चों, जो सक्रियता श्रेणी है उसमें पोटेशियम से कैल्शियम तक कहा जा रहा है कि ये धातुएं ठंडे जल से अक्रिया करती हैं। तो यानी कि अगर इनकी अक्रिया ठंडे जल से कराएं तो बच्चों ये क्या है, रासायनिक अक्रिया में भाग लेंगे। देखिए बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनकी अक्रिया ठंडे जल से हो तो अक्रिया होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि आसानी से अक्रिया कर जाएंगे। आगे देखें, लिथियम से आयरन तक या फिर तक कहा जा रहा है कि ये धातुएं वाष्प से अक्रिया करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों लिथियम से Fe तक जो सक्रियता श्रेणी में रखे गए हैं ये ठंडे जल से अक्रिया नहीं करेंगे, ये करेंगे वाष्प से अक्रिया करेंगे। अगर वाष्प होगा तभी अक्रिया हो पाएगा और अन्यथा नहीं होगा, यानी कि ठंडे जल से अक्रिया नहीं करेंगे। वाष्प की कंडीशन में ही ये अक्रिया करें, क्योंकि बच्चों बताया गया है कि नीचे जाने के बाद सक्रियता श्रेणी में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उनकी सक्रियता क्या होगी, घटती जाएगी। तो ऊपर वाली ज्यादा सक्रिय है, इसलिए ठंडे जल से यानी कम टेम्परेचर होता है ठंडे जल का, आसानी से अक्रिया कर जाए। अभी इनकी सक्रियता कम है तो अक्रिया होने के लिए ज्यादा ऊष्मा की जरूरत होगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो इसलिए जब बच्चों ठंडा जल वाष्प की कंडीशन में आएगा तो चूंकि वाष्प कंडीशन में उसके पास ज्यादा ऊष्मा होती है तो ये आसानी से उस कंडीशन में क्या है, अक्रिया करेगा, क्योंकि जल के पास ऊष्मा पर्याप्त मात्रा में होती है जिससे इनसे अक्रिया कर जाएगा। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर पोटेशियम से लेड तक, पोटेशियम से लेड तक जो है इनकी विशेषता क्या है। अगर पोटेशियम से लेड तक की विशेषता देखा जाए बच्चों, अगर देखिए बच्चों सक्रियता श्रेणी में पोटेशियम से लेड तक, पोटेशियम से लेड तक, तो ये कहा जा रहा है कि ये धातुएं तन अम्लों से अक्रिया करते हैं, यानी कि आसानी से अगर कोई तन अम्ल हो तो आसानी से ये अक्रिया कर जाएंगी। कहाँ से, पोटेशियम से लेड तक। आगे देखिए बच्चों, पोटेशियम से कहाँ तक, पोटेशियम से मरकरी तक। ये कह रहे हैं कि ये धातुएं सीधे ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाती है, यानी कि सीधे, यानी कि सामान्य कंडीशन में ये ऑक्सीजन से संयोग करके अपने धातु का ऑक्साइड बना लेती हैं। जैसे बच्चों पोटेशियम है, पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा, बेरियम से संयोग करेगा ऑक्सीजन समान परिस्थिति में तो बेरियम ऑक्साइड बन जाएगा। यानी कि आसानी से ऑक्साइड बना देती हैं। कहाँ से, पोटेशियम से मरकरी यानी कि पारक। आगे देखिए बच्चों, एक विशेषता यहाँ है, लिथियम से क्रोमियम तक, लिथियम से क्रोमियम तक कहा जा रहा है कि इनके ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा कठिनाई से अपचयन होता है, यानी कि इनका अपचयन आसानी से नहीं होगा हाइड्रोजन द्वारा, यानी कि जब भी होगा बहुत कठिनाई से होगा लिथियम से क्रोमियम तक। आगे देखिए बच्चों, विशेषता है मरकरी से गोल्ड तक, मरकरी से गोल्ड तक जो है कहा जा रहा है कि इनके ऑक्साइड गर्म करने पर अपघटित होकर ऑक्सीजन देते हैं। इनके देखिए बच्चों जो ऑक्साइड बनेंगे, अगर इनके ऑक्साइड है तो अगर इनको हम गर्म कर दें तो सीधा ये क्या है, अपघटित होकर ऑक्सीजन देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ मरकरी है तो मरकरी का जो ऑक्साइड होगा उनको गर्म कर देंगे तो ऑक्सीजन का निर्माण होगा। उसी तरह सिल्वर का ऑक्साइड है, गर्म करेंगे तो टूटकर ऑक्सीजन देगा। आगे देखिए बच्चों, यहाँ एक विशेषता है सिल्वर से गोल्ड तक, ये समान परिस्थितियों में ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती हैं,
ये समान परिस्थिति में सीधे ऑक्सीजन से संयोग नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों हमने कहा है कि ऊपर से नीचे चलने के बाद क्या है, इनकी सक्रियता घटती जाती है। इनकी सक्रियता इतनी कम हो गई है कि सीधे ऑक्सीजन से संयोग नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए हमको क्या ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी संयोग कराने के लिए। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि सक्रियता जो श्रेणी है ऊपर से नीचे की तरफ क्या है घटती जाएगी, और सक्रियता श्रेणी में तत्वों के जो धातु हैं उनकी अपनी एक विशेषता है, और उस विशेषता के हिसाब से हम यहाँ देख रहे हैं कि कौन धातुएं ठंडे जल से क्रिया कर रही हैं, कौन धातुएं वाष्प से क्रिया कर रही हैं, कौन धातुएं तल अम्लों से क्रिया करती हैं, कौन कौन धातुएं जो है सीधे ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाती हैं, कौन धातुएं समान परिस्थितियों में ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती हैं, कौन धातुएं ऑक्साइड गर्म, कौन धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने पर अपघटित होकर ऑक्सीजन देते हैं। उसी तरह कौन से धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा कठिनाई से अपचयन होता है। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो को हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे।